नमस्कार, जन्नत की पुकार में आपका स्वागत है। केजरीवाल युवाओं को रोजगार देने की जगह शराब की ओर अग्रसर करके शहीद भगत सिंह के नाम पर गलत राजनीति कर रहे हैं, जैसा कहते दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार ने कहा कि अपने आप को भगत सिंह की औलाद कहने वाले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राजधानी को नशे की आग में झोंकने के बाद जांच के डर से जन विरोधी नई आबकारी नीति को वापस लेने के लिए मजबूर इसलिए होना पड़ा क्योंकि दिल्ली कांग्रेस पहले दिन से ही केजरीवाल सरकार द्वारा जबरन थोपी गई शराब नीति के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है, जिसके परिणाम स्वरूप दिल्ली के उपराज्यपाल ने शराब नीति में हुए हजारों करोड़ भ्रष्टाचार की सीबीआई द्वारा जांच की सिफारिश की गई। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि केजरीवाल युवाओं को रोजगार देने की जगह शराब की ओर अग्रसर करके शहीद भगत सिंह के नाम पर गलत राजनीति कर रहे हैं। हम ये वार्ता शुरू कर पा रहे हैं। बड़ा गंभीर विषय है। कई ऐसे प्रश्न हैं जिनके जवाब शायद आज सरकार को देना चाहिए। और इस प्रेस वार्ता में मेरे साथ आदरणीय दिल्ली के पूर्व मंत्री रहे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर निरंजन नाथ जी भी हैं। दिल्ली के पूर्व विधायक आदरणीय विचल साहब वो भी उपस्थित हैं। साथियों, दिल्ली के अंदर आजकल एक बड़ी खबर चर्चा का विषय बनी हुई है और खबर दिल्ली की उस पहचान से जुड़ी हुई है जो पहचान दिल्ली को केजरीवाल साहब ने दी है। नशे की राजधानी, शराब से जुड़ी हुई सूचना, जिसको निरंतर कांग्रेस पार्टी लगातार इन सरकार से न केवल आग्रह के रूप में बल्कि अपने विरोध प्रदर्शन के माध्यम से लगातार ये सचेत कर रही थी कि दिल्ली को आप लोगों ने दिल्ली की छवि को न केवल धूमिल किया है बल्कि इसमें भ्रष्टाचार काफ़ी हुआ है। और इसलिए मुझे कहते हुए दुख होता है कि दिल्ली के अंदर आज दही दूध महंगा और शराब सस्ती दिखाई देती है। लेकिन ये सस्ती शराब क्या दिल्ली वालों के लिए ज़्यादा आवश्यक है, या मजदूर हो, गरीब हो, उसके लिए, अपने बच्चों के लिए 2 वक्त का जो अन्न है, जो भूख से लड़ने का जो विषय है, वो बड़ा आवश्यक है। दुख होता है जिस आबकारी नीति को लगातार मैं स्वयं और कांग्रेस पार्टी इस सरकार को लगातार हम आगाह कर रहे थे, सचेत कर रहे थे। और जब ये शराब नीति बदलने की सरकार के द्वारा प्रक्रिया शुरू की गई थी, उसी दौरान हमने कुछ बिंदुओं को लेकर के सरकार को सचेत करना शुरू किया था। उसमें भ्रष्टाचार की जो गुंजाइश थी उनको लगातार हम सरकार को सचेत कर रहे थे। लेकिन सरकार के मुखिया ने, अरविंद केजरीवाल ने, पूर्व की भांति इस नीति के बनाने को लेकर के जो प्रयास थे उसमें उन विरोधों को, उन संभावनाओं को, जो भ्रष्टाचार की संभावनाएं थी, उनको दरकिनारा करते हुए इस नीति को थोपने का काम किया। और यही कारण रहा है कि दिल्ली के अंदर इस शराब नीति ने जहां दिल्ली की छवि को धूमिल किया, वहीं दिल्ली की, चाहे हम रेवेन्यू की बात करें, दिल्ली के अंदर बिगड़ी हुई व्यवस्था की बात करें, शांति भंग होने की हम बात करें, और सबसे बड़ी बात भ्रष्टाचार की हम बात करें, ये दिल्ली ने पिछले लगभग 1-1.5-2 सालों में पूरी तरह से झेला है। लेकिन इस तानाशाही रवैये ने जब कांग्रेस पार्टी और विपक्ष की बात को अनसुना किया तो हमारा प्रयास और आगे बढ़ता रहा। और ये कहते हुए मुझे गर्व है कि जो लड़ाई हमने लड़ी थी, आज उसी का नतीजा है। जो लड़ाई कांग्रेस ने और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने न केवल सड़कों पे लड़ी, सरकार के पास जाकर के उनको सचेत करने को लेकर के लड़ी, आज उसी की देन है कि आज अरविंद केजरीवाल ने शराब नीति को वापस लेने का निर्णय लिया है। और ये हमारा वो एक अंतिम पत्र है जो हमने दिल्ली पुलिस में जाकर के स्वयं वरिष्ठ नेताओं की उपस्थिति में डेलीगेशन ले जाकर के हमने पुलिस कमिश्नर को ये कंप्लेंट दी थी। और इसमें साफ तौर पे जो हमारा इस लेटर में जो फोकस था, उसमें मैं कहना चाहता हूं, अरविंद केजरीवाल ने जिस नेक्सस के थ्रू इस शराब माफियाओं के थ्रू इस नीति को बनाने का जो काम किया, उसमें सबसे बड़ा नाम जो आ रहा था
वो अकाली दल पंजाब के एमएलए रहे, पूर्व एमएलए रहे, दीप मल्होत्रा को लेकर के था। ये जांच में पूरी तरह से ये साबित हो जाएगा, लेकिन जांच के बाद ये चर्चा आम व्यक्ति जानता है, खास तौर से जो दीप मल्होत्रा के बारे में जानता है या थोड़ा राजनीतिक सोच रखते हैं। हो सकता है आम जनमानस ये बात न स्वीकार करे, लेकिन जांच जब होगी तो ये पूरी तरह से सिद्ध हो जाएगा किस तरह से शराब माफियाओं के साथ मिलकर के इस स्कीम को बनाया गया। मैं बार बार बोल रहा हूं और यही हमने पत्र में भी कहा था। वो अलग बात है कि उस दौरान पंजाब चुनाव से पहले जिस जल्द कहीं ना कहीं उसमें क्या दीप मल्होत्रा की कोई भूमिका है या नहीं है, ये जांच में चुनाव जीत गए, मदद ले ली गई। आज नीति को वापस लेना ये एक बड़ा प्रश्न छोड़ता है। इसमें मैं आखिर में वो मांग भी हम रखेंगे, लेकिन दीप मल्होत्रा कनेक्शन जो हम बार बार इस पत्र में लिख करके दे करके आए थे जांच में, पूर्व एलजी साहब को भी दिया, पुलिस को भी दिया, आज वही पत्र में जब सरकारी ऑर्डर हम 12/7, ये हमारा पत्र था 3 जून 2022, और अब जब जांच को लेकर के आर्थिक अपराध शाखा ने, दिल्ली पुलिस ने जो नोटिस जारी किया, इसमें 12/7/22 का ये नोटिस है और इस नोटिस को हम आपके समक्ष सर्कुलेट कराएंगे। इसमें बिंदु नंबर 6 को देखेंगे तो पूरी तरह से इसमें ये बात कही गई है जो हमने कही थी कि इसमें कहीं ना कहीं शराब माफियाओं के साथ मिलकर के ये जो लिकर लाइसेंस टेंडर है उनको कहीं ना कहीं प्रभावित किया गया, उनके सोच के अनुरूप बनाया गया। तो ये जो पूरी जांच है ये कांग्रेस पार्टी की उसी कंप्लेंट और शिकायत के आधार पर है, और कांग्रेस पार्टी जो जानकारियां हमने इकट्ठी की, जो लोग हमसे मिले, जिनसे हमने ये चीज़ जानी, ये साबित हो गया कि पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी की इस कंप्लेंट पर ये आज अरविंद को मजबूर होना पड़ रहा है कि इनको ये नीति वापस लेनी पड़ रही है। और मैं फिर एक बयान अरविंद का आपके सामने रिपीट कर रहा हूं। पंजाब चुनाव के दौरान जो उन्होंने बात कही थी कि यदि भ्रष्टाचार में लिप्त कोई व्यक्ति पाया जाता है तो वो देशद्रोही माना जाएगा। तो क्यों नहीं आज इनको हम देशद्रोही कहें? क्या केजरीवाल इनको देशद्रोही मानते हैं? ये देश से गद्दारी नहीं है? और फिर भगत सिंह को सामने रख करके केवल दिखावटी भगत सिंह प्रेम दिखाना ये साबित कर देता है कि अरविंद की कथनी करने में कितना फर्क है। साथियों, इस आबाकारी नीति को लेकर के मैं एक और बात कहना चाहता हूं। अरविंद जो बार बार बोलते भगत सिंह, ये अरविंद का ही डर है। ये डर है कि इस आबाकारी नीति को वापस लेना पड़ा, नहीं तो अपनी इस नीति पे स्टैंड कायम करते। 15 साल शीलाजी कांग्रेस की सरकार रही, कोई एक नीति बताइए, पायलट के तौर पे कोई नीति हो सकता है हमने सामने रखी हो, विड्रॉ हुई हो, लेकिन कोई नीति पूर्ण रूप से लागू करने के बाद आज तक कांग्रेस पार्टी ने यू टर्न नहीं लिया। आम जनमानस के लिए नीतियां बनती थी, उन पे अमल होता था, लेकिन अरविंद केजरीवाल वो व्यक्ति है जो बार बार इस तरह के कदम उठाते हैं। तो ये जो घोटालेबाज मंत्रियों घोटाला कर रहे हैं, जो भ्रष्टाचार पकड़ा जा रहा है, इस कहीं ना कहीं जांच को यहीं पर रोकने की वजह से भी शायद इस नीति को वापस लेने का जो डर है वो अरविंद केजरीवाल का साफ तौर पे दिखाई देता है। अब कहा जा रहा है कि भाई नई नीति लेके आएंगे। प्रश्न तो ये उठता है कि क्या एक भ्रष्ट शराब मंत्री अभी भी मंत्री बन के रहेगा, तो क्या अगली नीति पब्लिक को, जनता को ध्यान में रख के बनाई जा सकती है, या फिर से शराब माफियाओं को वही घुमा फिरा के कान पकड़ने वाली बात ना हो जाए? तो इस्तीफा क्यों नहीं देते सिसोदिया? क्यों बर्खास्त नहीं करते अरविंद केजरीवाल? और अगली शराब नीति को लेकर के क्या जनता से आप पूछताछ करेंगे, राय मशवरा करेंगे? और नहीं करेंगे तो क्यों नहीं करेंगे? क्या फिर से चंद शराब माफियाओं के कहने पे तो ये नीति नहीं बना दी जाएगी? इसीलिए हमारी ये मांग है कि पहले इस्तीफा दे मनीष सिसोदिया, बर्खास्त किया जाए और तब आगे बढ़ा जाए, ये मैं कहना चाहता हूं। शर्म इस बात की है इस सरकार को जो नहीं आती है। देश में कितने ऐसे उदाहरण हैं, और कांग्रेस पार्टी का तो सबसे बड़ा रोल मॉडल है। किसी भी मंत्री या कार्यकर्ता पे आरोप लगता है तो पहले उसको पद छोड़ना पड़ता है। कई ऐसे प्रदेशों में अभी भी हुआ है कुछ जगह, लेकिन दिल्ली एक ऐसा उदाहरण बना हुआ है कि जहां पे भ्रष्ट मंत्री जेल जा चुके हैं और जेल जाने की पंक्ति में लगे हुए हैं, लेकिन उनका इस्तीफा नहीं लिया जा रहा है। ऐसा क्यों? जवाब देना चाहिए अरविंद केजरीवाल से। आज मैं पढ़ रहा था, एलजी साहब से मीटिंग करके दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब आए, अब वो कहते हैं हमारे मतभेद नहीं। ये पहली बार नहीं हुआ है। जब जब अरविंद पे शिकंजा कसता है तो अरविंद के रिश्ते बड़े मधुर हो जाते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं फिर से ये फिक्स गेम होने की कगार पर है? कहीं ऐसा तो नहीं कि फिर से इस जांच को कहीं ना कहीं प्रभावित करने के लिए अरविंद केजरीवाल साहब सरेंडर करने चले गए हों? आज फिर
एलजी साहब की जो है गुणगान करना, कहीं भाजपा का और आम आदमी पार्टी का प्रेम बढ़ता हुआ तो नहीं दिख रहा है कि रिश्ते मधुर होते हुए तो नजर नहीं आ रहे। मैंने कई पेपरों में पढ़ा है कि हमारे जो है एलजी साहब से कोई मतभेद नहीं है, हमारी कोई लड़ाई नहीं है। तो ये जो बदला हुआ जो स्वरूप दिख रहा है, कहीं ना कहीं इसके ऊपर भी जांच एजेंसियों को सोचना होगा। हमारा ये आरोप है कि कहीं ना कहीं जांच को प्रभावित करने के लिए भी इस तरह की सोच हो रही है। मैं माफी चाहता हूं, बड़ा संगीन इशू है, इसलिए ये वो मीडिया रिपोर्ट है जिसमें राजस्व को लेकर के मैं प्रमाण दे रहा हूं, राजस्व घटा है। कई लोगों के प्रश्न आएंगे, उससे पहले मैं दिखा रहा हूं आपको। आज सिसोदिया ने प्रेस वार्ता की है, तो लगे हाथों उस पर भी मैं आपको एक दो प्रश्नों के जवाब दे देता हूं अपनी इस बात में। सिसोदिया ने बड़े गर्व से कहा है कि कोई दुकान नहीं खुली, झूठ बोल रहे हैं, झूठा व्यक्ति है। 2015 के बाद से वो बोल रहे हैं, लेकिन जैसे मैंने कहा 2015 से 21 के बीच में लगभग 420 नई शराब की दुकानें खोली गई हैं, नई शराब की दुकानें, पुरानी में जोड़ लीजिएगा। दूसरा, नॉन कन्फर्मिंग एरिया जो 18 क्षेत्र है जिसको लेकर हरदीपुरी साहब से हम मिले थे, वहां 216 दुकानें बढ़ा दी गई, जिसमें मात्र पहले 5 दुकानें थी, जिसकी हमने कंप्लेंट भी की है। तो ये पहला झूठ। दूसरा, शराब और रेवेन्यू बढ़ाने कर को जो बात कही गई वो मैंने आपके समक्ष बात कह दी है। एक बड़ा इंटरेस्टिंग आंकड़ा है जो आप गौर से नोट करिएगा। इस पूरी स्कीम के तहत शराब पीने वालों की तादाद बढ़ी है, शराब की बिक्री बढ़ी है। 59.5% विस्की की सेल बढ़ी है। वाइन में लगभग 87% वृद्धि हुई है। बियर में लगभग 5.5% की वृद्धि हुई है। ये क्या दर्शाता है? आपने लोगों को पीने के लिए प्रोत्साहित किया, और इसमें सबसे बड़ा रोल जो है उम्र को घटाना है। 21 साल, यानी कि आपने इस शहर को नशे की राजधानी बना दिया, और फिर भी रेवेन्यू लॉस। दूसरी बात वो कहते हैं हम भगत सिंह के औलाद हैं, हमें डर नहीं लगता। माफ करिएगा, मैंने ऐसा डरपोक व्यक्ति नहीं देखा। भगत सिंह ने कभी माफी नहीं मांगी, भगत सिंह कभी डर के नहीं भागे। लेकिन ये अरविंद केजरीवाल है जो कम से कम 1 दर्जन बार माफी मांग चुके हैं। ये अरविंद केजरीवाल है जो यू टर्न ले चुके हैं। ये अरविंद केजरीवाल है जो झूठी अपने बच्चों की कसमें खा चुके हैं। यहां सावरकर की तरह मैं कहना चाहता हूं, जांच शुरू होने से पहले ही आबाकारी नीति वापस ले ली। ये डर नहीं है तो और क्या है? तो भगत सिंह को सामने रख करके अपना सुरक्षा चक्र बनाना, ये साबित कर देता है कि कितना बड़ा डरपोक व्यक्ति है। और भगत सिंह ने कभी नहीं कहा कि मेरे 21 साल के युवा को आप दारू पिलाने का अधिकार दीजिएगा। माफी मांगनी चाहिए अरविंद को, माफी मांगनी चाहिए अरविंद को परिवार से, भगत सिंह के परिवार से, जिस परिवार में गांव में जाकर के शपथ ली थी। क्या अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान जाकर के उस परिवार से इस बात पर इजाजत लेकर के आए थे कि भगत सिंह का सपना रहा है कि 21 साल के बच्चे को दारू पिलाए? 23 साल की उम्र में भगत सिंह ने फांसी के फंदे को चूम लिया। उस युवा के चेहरे को, देश के लोगों के भावनाओं से खिलने वाला काम अरविंद केजरीवाल करते हैं। भगत सिंह की औलाद कम से कम ये तो सहन नहीं कर सकती, भगत सिंह को मानने वाले कम से कम ये तो कबूल नहीं कर सकते कि 21 साल में जहां बच्चों को रोजगार चाहिए वहां उनको शराब का अधिकार देकर के भगत सिंह के नाम का प्रयोग किया जा रहा है। इन्होंने दावा किया था इस नीति के तहत, नई आबाकारी नीति आने के बाद से शराब के ठेके कम होंगे। तो जैसे मैंने अभी कहा, 18 विधानसभा नॉन कन्फर्मिंग एरिया ऐसे थे जहां मात्र 5 ठेके थे। आज वहां आरटीआई के जवाब में 216 ठेके तो वहीं खुल गए। इससे बड़ा और सबूत क्या हो सकता है? यह अरविंद केजरीवाल का झूठ मैं आपके सामने रख रहा हूं। फिर कहा जनता से पूछ करके नई शराब नीति उपराज्यपाल की सहमति थी। तो प्रश्न वही उठता है, उपराज्यपाल साहब की सहमति थी तो कैसे सहमति थी? यानी कि भाजपा की सहमति थी क्या? मौन क्यों रहे? दूसरा, किस आरडब्ल्यू से पूछा, किस एनजीओ से पूछा? ये प्रश्न उठाने वाला व्यक्ति अपने स्वराज मैनिफेस्टो में कहा करता था कि हम जनता से पूछ करके हम ये नीति बनाएंगे। किसी एक सुझाव को नहीं माना गया, ना मांगा गया। यदि ये शराब नीति बनी तो पूरी तरह से शराब माफियाओं के कहने पे बनी। इन्होंने ना अपने एमएलए की पूछी, ना जनता से पूछा। ये सबसे बड़ा सवाल इस बात का है कि 525 शिकायत लिखित रूप में सरकार को मिली, जिसपे एक भी कदम नहीं उठाया गया, गौर नहीं किया गया इन शिकायतों पर। प्रेस वार्ता करके केजरीवाल साहब सिसोदिया को सर्टिफिकेट देते हैं कि मैं 22 साल से जानता हूं, कट्टर ईमानदार हैं। माफ कीजिएगा,
ये बार बार जो कट्टर कट्टर वर्ड यूज कर रहे हैं, मैं कहना चाहता हूं ये कट्टर बेईमान आदमी है। पूरी पार्टी 80% से ज्यादा जिन मंत्रियों पे संगीन आरोप हों, कट्टर बेईमान, ईमानदार नहीं, कट्टर बेईमान पार्टी हो चुकी है। कैसे हो चुकी है? 80% से ज्यादा मंत्रियों पे संगीन आरोप हैं, या तो जेल जा चुके हैं और एक मंत्री अभी भी जेल में है, हेल्थ मिनिस्टर। और अभी सिसोदिया की बारी है। हालांकि सिसोदिया बोल चुके हैं अकेले नहीं जाएंगे, साथ जाएंगे। केजरीवाल साहब को साथ ले जाने की बात कर रहे हैं और ये सच है, साथ जाएंगे अभी। इसीलिए शायद इस भ्रष्टाचारी मंत्री को अभी तक नहीं हटाया जा रहा है, अभी तक सत्येंद्र जैन को नहीं हटाया जा रहा है। मेरे प्रश्न है, कोर्ट ने टिप्पणी की, जजमेंट नहीं दी, लेकिन टिप्पणी अपने आप में ये दर्शाती है कि ऐसे भ्रष्ट मंत्रियों को जेल में जाने की बजाय आप मंत्री बना करके रखते हैं, उनको फायदा दे रहे हैं, सरकारी वकील उनको उपलब्ध कराए जा रहे हैं, सरकारी संसाधनों पर उनके मुकदमे लड़े जा रहे हैं। किस लिए? ये भी एक बड़ा प्रश्न है। तो सिसोदिया को सर्टिफिकेट देना, ऐसे सर्टिफिकेट उस समय तोमर कानून मंत्री के लिए भी दिया गया था। ऐसा ही सर्टिफिकेट भारती साहब जो मंत्री रहे कानून मंत्री, उनको भी दिया गया था। ऐसा ही सर्टिफिकेट सत्येंद्र जैन को भी दिया था। ऐसा ही सर्टिफिकेट उन्होंने संदीप कुमार को भी दिया था। ऐसे सर्टिफिकेट बहुत बार दे चुके हैं। रामलीला मैदान में सामूहिक शपथ ग्रहण समारोह में एक एक मंत्री के बारे में कहा था कि कोहिनूर लेकर के आया हूं, मैंने चुना है। उन कोहिनूर में अब आखिरी कोहिनूर केवल केजरीवाल बचे हैं, बाकी सारे कोहिनूर जेल की हवा खा चुके हैं। ये खाने वाले 38 एमएलए पर संगीन अपराध है, रिश्वत लेने से लेकर के महिला उत्पीड़न तक के अपराध हैं, और फिर भी कहते हैं कट्टर। एक तरफ ये जो सेल लगाई गई है शराब की, दारू की, और नए दारू पीने वालों की जो बढ़ोतरी हुई है, उसका परिणाम ये कि शहर जो है शराब पीने वालों की तादाद की तरफ बढ़ता नजर आया है। नए स्कूल शिक्षा पे बड़ा उन्होंने ढिंडोरा पीटा है। तो ये एक वो सच्चाई है जो आप लोगों ने ही रिपोर्टिंग की है। ये मैं सिसोदिया की प्रेस वार्ता का जवाब दे रहा हूं। 10वीं की टॉप 10 रैंकिंग से दिल्ली बाहर, ये केजरीवाल सरकार के इसी शिक्षा मंत्री, शराब मंत्री के कार्यकाल में हुआ है। साथियों, ये सच है जो मैं आपको दिखा रहा हूं। सरकारी पर भारी पड़ गए निजी स्कूल, ये मेरी सूचना नहीं है, ये मेरी खबर नहीं है, आप सब साथियों की खबर है। सरकारी स्कूलों पर निजी स्कूल भारी पड़ गए और फिर आप शिक्षा का ढिंडोरा पीटते हैं। अभी तो शिक्षा के क्षेत्र में किए गए भ्रष्टाचार पर भी अरविंद केजरीवाल जेल जाएंगे। दूसरा, गुजरात मॉडल का जिक्र कर रहे हैं केजरीवाल साहब, अस्पतालों में दौरा कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए अरविंद केजरीवाल को। दिल्ली को, शहर को, इस राजधानी को शराब की राजधानी बना करके आप उन लोगों का हालचाल पूछने जा रहे हैं जहां पर 50 मौतें हुई हैं, लेकिन दिल्ली में 94 मौतें हुई हैं। क्या इसका हिसाब देंगे अरविंद केजरीवाल? जहरीली शराब से लगभग 94 मौतें हो चुकी हैं दिल्ली के अंदर 16 से 20 के दौरान, और 16 से 20 के बीच में ही गुजरात में 50 मौतें। तो वहां मौतों पर तो राजनीति करते हैं क्योंकि चुनाव है, लेकिन दिल्ली में 94 मौतों का हिसाब नहीं देते हैं जिनकी जहरीली शराब की मौत हुई है। तो ये भी केजरीवाल का साहब का जो दोहरा जो मापदंड है वो मैंने आपके सामने रखा है। इसलिए साथियों, एक दो ऐसे बिंदु हैं जिन पर शायद सरकार को जवाब देना चाहिए। ये जांच तो हो रही है, नीति वापस ली जा रही है, जो लड़ाई हमने लड़ी है, लेकिन आगे क्या होगा? क्या जांच सही तरीके से चलेगी? क्या भाजपा के लोग जो सदन के सदस्य भी हैं, जो इनके शीर्ष नेतृत्व हैं, क्या वाकई इस पूरे विरोध में शामिल थे? नहीं थे तो क्यों नहीं थे? यह बड़ा प्रश्न है। जबकि सरकार एनसीडी में इनकी थी, केंद्र में इनकी थी, नॉन कंफर्मिंग एरिया में दुकानें इन्होंने खुलवाई, तो जवाब इनसे भी बनता है। इसलिए हमारी मांग है, अब नई नीति जब बनाई जाए तो इस भ्रष्ट मंत्री, शराब मंत्री सिसोदिया को तुरंत केजरीवाल सस्पेंड करें। हमारे पास कुछ और ऐसे तथ्य हैं जो हम आईओ साहब को स्वयं देंगे। हमने पहले दौर में कुछ बिंदुओं की कंप्लेंट दी थी जिसमें दीप मल्होत्रा नाम के व्यक्ति से संबंधित जुड़े हुए डॉक्यूमेंट्स थे। कुछ और ऐसे डॉक्यूमेंट्स हमारे पास है जो हम आईओ साहब को, जांच एजेंसियों को मिलकर के सुपुर्द करेंगे। लेकिन जांच अब इस बात की भी होनी चाहिए किन किन राजनेताओं की दुकानें खोली गई, किन किन राजनेताओं को लाभ दिया गया इस नीति से, और सिसोदिया ने और केजरीवाल ने उनको क्या चुप रहने की फीस दी थी? क्या वो भी भ्रष्टाचार में लिप्त थे? दिल्ली के कई ऐसे पार्टी के बड़े दलों के नेताओं ने शराब की दुकानें खोली, उनकी भी क्या जांच करेगी एजेंसी? क्या उनकी भी जांच कराएंगे? यह भी एक बड़ा प्रश्न है।
और ये मैं मांग करता हूं उसकी जांच होनी चाहिए। बिल्कुल शराब का शराब और पानी का पानी होना चाहिए, दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। इसलिए पता चलना चाहिए जनता को कि इस नीति से किसको फायदा हुआ। सबसे ज्यादा फायदा किसी को हुआ तो आम आदमी पार्टी के नेताओं को फायदा हुआ। भाजपा के नेताओं को क्या फायदा पहुंचा है, इसकी भी जांच में पूरी सच्चाई निकल करके साथियों सामने आएगी। ये मैं कहना चाहता हूं। एलजी साहब का मैं अब तक किए गए उठाए गए कदमों का मैं स्वागत करता हूं, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि आदरणीय सक्सेना साहब, एलजी साहब इस जांच को निष्पक्षता के साथ जारी रखेंगे और निष्पक्षता के साथ यदि जांच हुई, न केवल सिसोदिया जेल जाएंगे, इस पूरी मुहिम में जुटने वाले वो लोग भी जेल जाएंगे जिन्होंने इसमें काले पैसे का लेन देन किया है। आज की इस प्रेस वार्ता का मुख्य बिंदु साथियों यही था और कांग्रेस पार्टी इस लड़ाई को बीच में छोड़ने वाली नहीं है। ये सच्चाई हम घर घर तक लेके जाएंगे। 75 वर्ष इस देश की आजादी के होने जा रहे हैं। हम 9 तारीख से 15 तारीख तक गौरव यात्रा निकालेंगे। गौरव होगा हमारे हिंदुस्तान के इस आजादी के इतिहास पर, लेकिन साथ ही साथ इनकी भी हम पोल खोलने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसको लेकर के जो कांग्रेस के प्रयास थे, अफसोस ये कांग्रेस जहां लड़ रही थी भाजपा मौन होकर बैठी थी। भाजपा के विधायक शांत थे, भाजपा चुप थी। दुख ये होता है कि तत्कालीन उस समय के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब भी चुप थे। अनिल बैजल साहब ने एक प्रश्न नहीं उठाया और अरविंद कहते हैं कि हमें सहमति नहीं मिलती। दिखावी टकराव किया जाता रहा एलजी साहब के साथ, लेकिन शराब नीति में कैसे अप्रूवल हो गई। कई ऐसे विषय पर अरविंद केजरीवाल आरोप और दिखावे के लिए लड़ाई साबित करते थे, लेकिन आबकारी नीति को लेकर हम सचेत करते रहे और भाजपा के नेता चुप और मौन बने रहे। यह बड़ा प्रश्न है और ऐसा नहीं होता तो भाजपा के नेताओं से मेरा प्रश्न है कि कितनी बार आपने विधानसभा में विरोध किया। आज पार्लियामेंट के अंदर महंगाई पे चर्चा करते हुए राहुल जी और सोनिया जी और कांग्रेस के नेता सस्पेंड किए जाते हैं। आखिर भाजपा के नेता इस पॉलिसी पे सस्पेंड क्यों नहीं हुए? कितनी बार आपने प्रांगण में विरोध किया, कितनी बार आवाज बुलंद की? बहरहाल ये प्रश्न है भाजपा के नेताओं से, लेकिन जब इन्होंने नहीं सुना तो उसके लेकर के हमारा जो प्रयास था, हरदीप पुरी साहब के यहाँ पे डेलीगेशन ले जाकर के हम लोग मिले, जिसमें मेरे साथी मंच पे बैठे हैं, विजय लोचन साहब भी साथ थे, सुभाष चोपड़ा जी मेरे साथ थे। हरदीप पुरी साहब से हमारा प्रश्न यही था कि नॉन कंफर्मिंग एरिया में कैसे शराब के ठेके खोले जा रहे हैं। भाजपा की सत्ता एमसीडी में उस दौरान थी, किस तरह से एमसीडी लाइसेंस दे रही है। तो जो मिली भगत का खेल हुआ इसमें, शराब नीति में जिस तरह से किस आदमी को कितना फायदा पहुंचाया, अब इस जांच में भी साबित हो जाएगा। यदि वाकई ये जांच निष्पक्ष हुई तो मुझे पूरा ये विश्वास है कि भाजपा के नेता भी इसमें दोषी पाए जाएंगे। और ऐसा नहीं हुआ होता तो हरदीप पुरी साहब के साथ हमारा जो दिसंबर 2021 में प्रतिनिधिमंडल मिलके आया था, हमने रिटर्न में उनको ये एविडेंस दी थी कि इन क्षेत्रों में किसी भी सूरत में शराब के ठेके नहीं खोले जा सकते। ये लगभग 18 विधानसभा क्षेत्र थे जो नॉन कंफर्मिंग एरिया कहा जाता था, और जहां पहले मात्र 5 दुकानें थी, वहां अरविंद केजरीवाल ने लगभग 216 दुकानें खोली। ये मैंने उस समय भी बकायदा एविडेंस के साथ ये डॉक्यूमेंट्स हरदीप पुरी साहब को दिए थे, और हरदीप पुरी साहब ने स्वीकार भी किया था कि मास्टर प्लान में ये व्यवस्था नहीं है तो कैसे ठेके खोले जा सकते हैं। तो भाजपा से भी जवाब मांगना चाहिए कि आखिर आप मौन बन के क्यों बैठे रहे। साथियों, इस विषय पर एक बड़ा प्रदर्शन अरविंद केजरीवाल के घर का घेराव किया, उस पर हम पे मुकदमा भी दर्ज हुआ। हमने ये लड़ाई जनता के लिए लड़ी, मुकदमे हम पे लगे, हमें कोई उसका डर नहीं है। जनहित के लिए, लोगों के लिए हमने काम किया, उस पर हमने पुलिस कार्रवाई भी झेली है। लेकिन आज सच सामने आया है, आज भ्रष्टाचार इसमें साबित हो रहा है, पॉलिसी को वापस लिया जा रहा है, ये बड़ी बात है। तो ये जो सबर जो कांग्रेस का संघर्ष रहा, और ये संघर्ष ना केवल भाजपा के मंत्री, केंद्रीय मंत्री तक रहा, बल्कि आर्थिक पुलिस शाखा हो, पुलिस कमिश्नर हो, सीबीआई हो, एलजी हाउस हो, हर जगह हम लोग गए और आज सच की जीत हुई है। और आज इस पॉलिसी को वापस लेना ये साबित कर देता है कि इसमें भ्रष्टाचार हुआ है। लेकिन भ्रष्टाचार तो हो गया। अरविंद ने ना केवल इसमें कुछ ना कुछ पैसे का लेन देन तो लिया ही लिया, लेकिन जो राजनीतिक लाभ पंजाब में लिया, मैं समझता हूं वो भी एक भ्रष्टाचार का बड़ा हिस्सा है। अरविंद कहते हैं इस नीति के साथ 5-6 बिंदुओं पर मैं आपका ध्यान देना चाहता हूं। अरविंद कहते थे जब ये दावा होता था इस पॉलिसी को लेकर के कि मोनोपोली और जो एक तरह से एक व्यक्ति को काफी दुकानें देना, ये हमने इसमें खत्म होगा इस नीति के तहत। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, मोनोपोली की बात तो मैंने कही, बार बार बोल रहा हूं, दीप मल्होत्रा वो व्यक्ति है जो शराब माफिया कहा जाता है,
ये अकाली दल का वहाँ का विधायक रहा है। आखिर ये रिश्ता क्या कहलाता है? अरविंद वहाँ जाके मजीठिया पे प्रश्न उठाते थे, शराब और नशे के खिलाफ लड़ाई लड़ने की बात करते थे, लेकिन वहाँ से आकर के इनका खुद वित्त मंत्री, शिक्षा मंत्री यहाँ मजीठिया बन बैठा, पूरी तरह साजिश के तहत। ना केवल एक कंपनी, नियम ये कहता था कि दारू या शराब बनाने वाला खुदरा बाजार में शराब नहीं बेच सकता। यहाँ सेल कंपनियां बनाई गई, बनाने वाला भी दीप मल्होत्रा, बेचने वाला भी दीप मल्होत्रा, मुनाफा खाने वाला भी दीप मल्होत्रा। तो ये साजिश नहीं थी और क्या था? दूसरा ये कहते हैं कि राजस्व में बढ़ोतरी होगी, ये दावा था इस नीति के तहत। उल्टा साबित हुआ, 567 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है इस स्कीम के तहत। तो वो दावा कहाँ गया अरविंद केजरीवाल का, जिसमें जो पैसे को, हालांकि पैसा या रेवेन्यू को सामने रख करके लोगों की जिंदगी खतरे में डालना, इसको मैं शायद उचित नहीं समझता हूं। इसलिए कांग्रेस की सरकार ने कभी लोगों की जान को खतरे में नहीं डालने दिया और इस शहर को आगे बढ़ाने का काम किया था। साथियों, इस नीति के खिलाफ हम लगातार पहले दिन से खिलाफ थे। याद होगा जब ये नीति लागू भी नहीं हुई थी, उससे पहले ही मैं कुछ तारीखें जो अपने जो कांग्रेस पार्टी ने प्रयास किए और कब कब कांग्रेस ने इसको रुकवाने की कोशिश की, लेकिन सत्ता में आसीन ये तानाशाही शासक भाजपा के साथ मिलकर के इस तरह का रवैया अपनाए हुए थे कि उन्होंने हर हद को पार कर दिया, भ्रष्टाचार की हर सीमाओं को लांघ दिया। लेकिन इनको सचेत करने के लिए, चाहे हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हम बात करें, जनवरी 2021 से लेकर के मैं बताना चाहता हूं जनवरी 2022 तक लगभग 6 प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें मैंने स्वयं कई बार प्रेस वार्ता की। दिल्ली के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय सुभाष चोपड़ा जी ने भी 4 दिसंबर 2021 को प्रेस वार्ता की। हमारी वरिष्ठ परिवार की प्रवक्ता कहें, अलका लांबा जी हों, अनिल भारद्वाज जी हों, पूर्व मंत्री हों, लगातार आप लोगों के माध्यम से सरकार को सचेत करते रहे। सैकड़ों ट्वीट हमने किए, सवाल पूछे। वो अलग बात है कि अरविंद की तरफ से, सरकार की तरफ से कोई उस पर हमें जवाब नहीं मिला। एलजी साहब के कार्यालय तक हम गए, पोस्टर के माध्यम से। न केवल जनता को हमने सूचित किया, इस सरकार को भी हमने आगाह करने की कोशिश की, पर वही तानाशाही रवैया अपनाते हुए सरकार आगे बढ़ती रही, योजना पे काम करती रही और योजना को अमल में लाया गया तो उसके दुष्परिणाम सामने दिखने लगे। विरोध प्रदर्शन हो, और सबसे बड़ी बात, अरविंद की इस नीति के खिलाफ हमने घर घर जाकर के पोल खोल यात्रा निकाली पूरी दिल्ली के अंदर 70 विधानसभा में। और वो इसीलिए थी कि इस नीति में व्याप्त भ्रष्टाचार, केवल भ्रष्टाचार ही नहीं, इस दिल्ली की छवि को धूमिल करने वाली ये नीति होगी, ये नीति साबित होगी। युवाओं को 21 साल में दारू का अधिकार देना कहां तक उचित है? मैंने स्वयं जाकर के लोगों से फीडबैक लिया। महिलाएं गुस्सा में थी। जो माता अपने बच्चे को 11 साल में रोजगार का सपना देखती थी, उन बच्चों को शराब का गिलास थमा देना, शराब की बोतलें थमा देना, ये कहां तक उचित था? ये जनता का दर्द था। उस दर्द को हमने सरकार के सामने रखा और मुझे गर्व है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में, जो इस पोल खोल में सक्रिय हुए, घर घर गए, लोगों के इस दर्द को सरकार के सामने रखा, लेकिन सरकार ने अनसुना किया। वो एक अलग बात हो सकती है, लेकिन जनता के विषय पे कांग्रेस का कार्यकर्ता सड़कों पर लड़ता हुआ नजर आया, ये मैं आपसे कहना चाह रहा हूं। और लगभग 55 जगहों पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने इस आबकारी नीति के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की, गिरफ्तारियां दी, विरोध प्रदर्शन किए, चाहे वो शकरपुर हो, सीलमपुर हो, चांदनी चौक हो, साउथ गणेश नगर, केशवपुरम, चांदनी चौक, रामपुरा, कन्हैया नगर, मटिया महल, तिलक नगर। ये ऐसे कुछ इश्यू, ऐसे बिंदु थे जहां पे हमने अपनी आवाज उठाई। और मुझे गर्व है कितने ठेके हमने कोर्ट में जाकर के लड़ाई लड़ने के बाद बंद कराए। इसमें एक ठेका विनोद नगर का वो ठेका भी है जहां मनीष सिसोदिया ने अपना चुनाव कार्यालय खोला था 2020 में जब चुनाव हुआ था, और उस जगह पर सिसोदिया ने खुद, शराब मंत्री ने वो स्थान जो है शराब ठेका खुलवाने में किया, जिसके खिलाफ मैं धरने पे बैठा। उसकी लड़ाई हम कोर्ट में लड़े। और दुख होता है उस जहां ये शराब का ठेका खोला गया, वहीं पे एक प्राइमरी स्कूल है एमसीडी का, प्ले स्कूल है, वहां पर कई और ऐसे धार्मिक स्थान है, लेकिन सब चीज को दरकिनारा करते हुए ठेका खोलना कहीं ना कहीं अपने कार्यकर्ता, अपने परिवार के लोगों को ऑब्लाइज करने वाला काम था। और ऐसा नहीं हुआ होता तो ये इत्तेफाक नहीं है साथियों। जहां सिसोदिया शराब मंत्री अपना चुनाव कार्यालय खोल रहा है, उसी दुकान में, उसी स्थान पे शराब का ठेका खोलना, ये कोई एक ऐसी घटना नहीं हो सकती। ये पूरी तरह से रिकमेंडेशन, सिफारिशों पे खोला हुआ ठेका था। और ये आज भी
सिसोदिया के कार्यालय के चंद कदमों की दूरी पर यह ठेका खोलने की जो कार्यवाही की गई तो उसको रुकवाने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया, क्योंकि मैं उस क्षेत्र का खुद प्रतिनिधित्व करता रहा हूं। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।